चलो 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 इधर। चैप्टर का नाम देखो जरा फटाफट से, चैप्टर का नाम क्या है? पीजीबीपी। इसमें खास बात क्या है इस चैप्टर की, मैं बताता हूं आपको, सिर्फ सीएमए वाले बच्चों के लिए करवा रहे हैं हम इसको। इसमें खास बात क्या है, आपको सीएमए इंटर ग्रुप 1 में पुराने समय पर इंस्टीट्यूट का ऐसा मानना था कि हम इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे, और आपके सिलेबस में लिखा हुआ है खाली इंट्रोडक्शन पार्ट, हम ज़्यादा नहीं पूछेंगे। क्लियर कट था कि वो आपसे ज़्यादातर कुछ भी नहीं तो सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन इसमें कंप्यूट करना पूछा करते थे सीएमए इंटर ग्रुप 1 में। लेकिन अब जब से सिलेबस 2022 आया है तो उन्होंने पीजीबीपी के ऑलमोस्ट सारे प्रोविजन आपके स्टडी मटेरियल के अंदर लिख दिए हैं। ये इनकम टैक्स के इतिहास का सबसे बड़ा चैप्टर है, चाहे वो सीएमए इंटरमीडिएट हो, सीए इंटरमीडिएट हो, सीए फाइनल हो, सीएमए फाइनल हो, सभी में ये चैप्टर भर भर के पूछा जाता है। क्या मेरी बात समझ में आती है? अब आई बात कि सर डेप्रिसिएशन करने में कितनी क्लास लगती थी? मैंने कहा 2 क्लास बस और खत्म हो जाता था। अब क्या होगा? मैंने कहा अब मुझे आपको एग्जाम टाइप क्वेश्चन कराना पड़ेगा, और एग्जाम टाइप क्वेश्चन वर्ड का मतलब यहां पर यह है कि वो पीजीबीपी से लिमिटेड नहीं होता, वो फुल फ्लेज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सीएमए इंटरमीडिएट में पीजीबीपी पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, यही बहुत बड़ा मुद्दा होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे वो पीजीबीपी को छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि पीजीबीपी एक बड़ा चैप्टर है। लेकिन मैं आपको टोटल मिला के 4 क्लास के अंदर सिर्फ पीजीबीपी पढ़ाऊंगा, और पेपर में बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि आपका इंस्टीट्यूट कैसे क्वेश्चन आपसे अज्यूम करता है वो मैं आपको 5 मिनट के एग्जाम्पल में समझा दूंगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? पक्की बात है? क्या आप तैयार हैं? ठीक है। अब सवाल आता है कि क्या हम इसे जो पढ़ रहे हैं क्या वो हमारे एग्जाम में आता है? तो मैं लेटेस्ट आपको दिखाता हूं कौन सा वाला पेपर है, जरा ध्यान से देखो, जून 2025। पहले पीजीबीपी से जब क्वेश्चन आता था तो या तो डेप्रिसिएशन पूछ लेते थे या कोई थ्योरी पूछ लेते थे, लेकिन अब उनका मूड बदल गया है। देखिए, सब चीज पास्ट ट्रेंड एनालिसिस पे नहीं चल सकती, इसीलिए यहां पर बच्चे जो हैं जिनको जिन टीचर ने बोला होगा कि पीजीबीपी मत करो, या तो सीएमए में आता नहीं है, समय बहुत वेस्ट होता है, जिससे दोनों बातों से मैं एग्री करता हूं। लेकिन अगर कोई ऐसा सीए इंटरमीडिएट वाले बच्चों को बोले तो मैं एग्री करूंगा, सीएमए इंटरमीडिएट बोल रहा तो मैं एग्री नहीं करूंगा। उनका क्लियर कट ये है कि हम पीजीबीपी कितना पूछेंगे ये मेरे को पता है, वो कितना पूछने में इंटरेस्टेड है। मतलब एक लेवल होता है ना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो वो लेवल 2 तक जाएंगे, और जो लेवल 3 है वो आपके फाइनल में आता है। तो उसका पेपर मैंने देखा, फिर आपके मैंने इंटरमीडिएट के पेपर देखे, 5 में से 1 या 2 पेपर में फुल फ्लेज क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं ऐसा समझ के चलूंगा कि उन 5 में से 1-2 अटेम्प्ट हमारा वाला ही होगा, यानी अगला अटेम्प्ट होगा। क्या मेरी बात समझ? और मैं आपकी जो तैयारी करा दूंगा उसमें आपको इस बात को तो निश्चिंत है, आपने कॉस्ट भी पढ़ ली, टैक्स भी पढ़ ली, कि एक बार किसी चैप्टर को मैंने खत्म कर दिया इसका मतलब क्वेश्चन उतने टॉपिक से तो बाहर नहीं आएगा। आप इस बात पे मानते हैं? यकीन है आपको इस बात पे? ऐसे ही पीजीबीपी है, देखिए जरा फटाफट से। पहले क्वेश्चन सिर्फ डेप्रिसिएशन निकालने का पूछा जाता था, लेकिन अब एक पीएनएल बना के दिया हुआ है, या उन्होंने कभी कभी ट्रायल बैलेंस बना के दिया होता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स का, उसमें कुछ खर्चे होते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन आपके लेटेस्ट अटेम्प्ट में आया हुआ, और यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी। मतलब क्या है? ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है, और कितने मार्क्स का है फटाफट से बताओ? 7 मार्क्स का। चैप्टर खत्म होने तक आप ये बोलोगे सबसे आसान चैप्टर यही था, क्योंकि लेवल पता होना चाहिए कि भाई कितने लेवल पे पढ़ाना है पीजीबीपी में। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि व्हाट इज ऑल अबाउट पीजीबीपी, है क्या चक्कर ये पीजीबीपी का। मैंने कहा देखो जरा पीजीबीपी का चक्कर समझाता हूँ मैं आपको। ये एक पीएनएल अकाउंट या रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, कोई भी अकाउंट तरीके से आपको दिया हुआ है, और क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट निकाल के दिया हुआ है कितने रुपए का? 4 लाख रुपए। यानी कि डेबिट साइड क्या होता है? एक्सपेंडिचर या इनकम? फटाफट से बताओ, डेबिट साइड क्या होते हैं? एक्सपेंडिचर, और क्रेडिट साइड क्या होती है? इनकम। क्वेश्चन क्या कहता है? हमें पूरे जो पैसे मिले हैं हमने इस साइड लिख दिए हैं क्रेडिट साइड, और सारे जो एक्सपेंसेस है वो किस साइड लिख दिए हैं? डेबिट साइड। क्या मेरी बात समझते हो? अब आते हैं सर फुल फ्लेज क्वेश्चन में क्या अभिप्राय है आपका। मैंने कहा फुल फ्लेज क्वेश्चन से मेरा ये अभिप्राय है कि वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि इसकी पीजीबीपी की इनकम निकाल के दिखाओ। किसकी इनकम? पीजीबीपी की इनकम। मैंने कहा ये फिर क्या लिखी हुई है? मैंने कहा ये अकाउंट्स की पीजीबीपी की इनकम लिखी हुई है। जब पीएनएल बनता है किसमें? 11th क्लास में पीएनएल बनाना सीखा था आपने। पीएनएल का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। वो अकाउंट्स वालों के हिसाब से, हमारे हिसाब से तो ऐसा नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो उनसे का फिर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? मैंने कहा मैं बताता हूँ। क्वेश्चन उन्होंने लिख दिया, ये एक पीएनएल भी, ट्रेडिंग पीएनएल बना के दिया हुआ है आपको, जिनमें उनके हिसाब से जो प्रॉफिट है वो कितने का है? 4 लाख रुपए। और मुझे किसका इनकम निकालना है फटाफट से बताओ? किसका इनकम निकालना है मुझे? इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग नेट प्रॉफिट क्या होगा ये निकालना है। याद करो जब मैंने आपको कॉस्टिंग पढ़ाई थी तो मैंने कहा अकाउंट्स वालों का प्रॉफिट और कॉस्टिंग वालों का प्रॉफिट अलग होता है, जिसके लिए हम रिकंसिलिएशन बनाते थे। याद है आपको? प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड, एक्सपेंस नॉट रिकॉर्डेड। अगर आपको वो चैप्टर थोड़ा थोड़ा याद है तो आप एक बोलोगे सर हलवा है फिर तो।
अकाउंट्स में भी क्या चल रहा है? ये चल रहा था अभी जिसमें इनकम टैक्स के साथ और हाँ, प्रॉफिट एएस वगैरह। चलो अब मैं आपको बताता हूँ, देखो क्वेश्चन ने क्या बोला। उसने कहा ये इनकम टैक्स पेड है। ये क्या पेड है? देखो खर्चों में एक ऐसा खर्चा लिखा हुआ है, क्या नाम है इसका? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज योर पर्सनल एक्सपेंडिचर, नॉट बिजनेस एक्सपेंडिचर। आप अपनी इनकम जो आपने कमाई उसका टैक्स भर रहे हैं, ये आपके बिजनेस का खर्चा है। ये किसने बोला? तो हम इस खर्चे को क्या करेंगे? एड बैक। समझ में आता है आपको एड बैक वर्ड का मतलब आपने 4 लाख का प्रॉफिट निकाला हुआ है, जिसमें से 25,000 का ऐसा प्रॉफिट है, जो ऐसा एक्सपेंस है जो आपने गलत चढ़ाया हुआ है इसमें, आपको ये नहीं चढ़ाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? मैंने कहा एक्सपेंस हटा के दोबारा पीएनएल बनाऊं। मैंने कहा नहीं, ऐसा कर लेते हैं ना, प्रॉफिट एज पर नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख लेता हूं, और उसमें जब एक्सपेंसेस की बारी आएगी तो एक्सपेंसेस की बारी में इनकम टैक्स को ऐड कर दूंगा कि भाई ये वाला खर्चा तुमने गलत ऐड किया हुआ है, इसको वापस, गलत एक्सपेंस माइनस किया हुआ है, इसको वापस से ऐड कर दो। तो मेरा प्रॉफिट कितने से बढ़ जाएगा? 25,000 से। भाई 4 लाख लिख रहा है, 25,000 का चला दो यार, इसे घर में हो गई है। 25,000 से क्या होना चाहिए? मेरा प्रॉफिट बढ़ जाना चाहिए। बताओ मेरी बात समझ में आई या नहीं है? अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमने आपसे कॉस्ट नहीं पढ़ी। मैंने कहा उससे कोई लेन देन नहीं, आपको सब समझ में आएगा। अब आती है दूसरी बात। दूसरी बात में क्या लिखा है फटाफट से बताओ? इनकम टैक्स रिफंड आईओएस में जाता था, याद है आपको? हेड बताओ जरा, किस में जाता था? आईओएस। और आईओएस में जाके क्या लिखते थे वो? एग्जेम्प्ट। पहली चीज तो मैंने कहा कोई भी ऐसी इनकम जो मेरे ट्रेडिंग एंड पीएनएल में लिखी हुई है, जो मेरे हेड को बिलोंग नहीं करती है, मैं उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करूंगा। याद करो, अगर मैं कैपिटल गेन सॉल्व कर रहा हूं और उसमें आ जाए इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन, तो क्या कैपिटल गेन में उसको कोई लेना देना है? नहीं। और अगर मैं आईओएस सॉल्व कर रहा हूं और उसमें आ रही है एनहांस कंपनसेशन, तो उसमें आईओएस का कोई लेना। तो इसका मतलब जो भी बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंडिचर नहीं है उनको एड बैक कर दूंगा, और जो बिजनेस से रिलेटेड इनकम नहीं है उनको माइनस कर दूंगा कि भाई ये तुमने इनकम में गलत ऐड की हुई है, और अपना बढ़िया एक सुंदर सा प्रॉफिट निकालेंगे एज पर इनकम टैक्स एक्ट, और बात खत्म। ये फुल फ्लेज क्वेश्चन की कहानी। फिर उसकी डिटेलिंग में चलेंगे, 3 से 4 क्लास लगेंगे, सारे क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम वाले करा दूंगा, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? दूसरा रीजन क्या है मेरा इस चैप्टर को स्किप ना कराने का? ठीक है, सीएमए इंटरमीडिएट में, उसका कारण आप भी जान के ऐसा बोलेंगे सर आप सही कह रहे हो। इसके साथ जो क्वेश्चन आता है वो हाउस प्रॉपर्टी का होता है। अब बताओ आपको कितना दुख होगा अगर आपको पीजीबीपी ना आता हो, क्योंकि आप फुल फ्लेज क्वेश्चन वही ट्राई करेंगे ना जिसमें आपको दोनों आते हो। अब मान लीजिए किसी को पीजीबीपी नहीं आता, टीचर ने कहा छोड़ दो, उसने पीजीबीपी छोड़ दिया, उसके बाद वो आया ऊपर देखा, अरे यार हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन तो बड़ा आसान था, कर क्यों नहीं पा रहा सिमी? बताओ वो क्वेश्चन, क्योंकि उसे पीजीबीपी नहीं आता। तो 14 नंबर बेचारे के ऐसा मन मार के क्वेश्चन में आगे बढ़ेगा, और हो सकता है ऐसा क्वेश्चन करे जिसमें गलती हो जाए, क्योंकि इसमें तो आधा आता ही नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो दूसरा मेरा फेवरेट रीजन ये है कि हाउस प्रॉपर्टी एक ऐसा हेड है जो हमने सबसे पहले शुरू किया था। बताओ जरा, जीएवी, एनएवी, पता नहीं कितनी डिटेलिंग में ले गया था मैं आपको, और जब एग्जाम के क्वेश्चन कराया आपने कहा सर ये तो हलवा क्वेश्चन है, इसमें तो है ही नहीं कुछ भी, मैंने तो अनरियलाइज रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, पता नहीं क्या क्या बता दिया था। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, तो मैंने कहा फिर क्वेश्चन के नेचर पे मैं फिर से आगे, मैंने कहा क्वेश्चन का नेचर क्या कहता है? मैंने कहा देखो, इनकम टैक्स रिफंड एग्जेम्प्ट है, बताओ इनकम में ऑलरेडी ऐड हो रखी है, तभी तो नेट प्रॉफिट निकला वो, तो क्या करना चाहिए मुझे से? माइनस। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी ऐड हो रखा है, बताओ क्यों माइनस करना चाहिए? क्योंकि कौन से हेड का है? आईओएस का। तीसरा, उसमें लिखा हुआ है डिविडेंड, कौन से हेड का है? आईओएस। तो 3 ऐसी इनकम है जो कि मेरी बिजनेस की इनकम में ऐड नहीं होनी चाहिए थी, तो सिमी मैंने प्रॉफिट में से पहले उन इनकम को कम कर दिया। इनकम टैक्स रिफंड भी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी, और डिविडेंड। अब ये एग्जेम्प्ट है, किस हेड में जाएगा? इसे कोई लेना देना नहीं, दिस इज नॉन पीजीबीपी इनकम। बताओ मेरी बात समझ में? तो तुमने प्रॉफिट गलत कैलकुलेट किया था। मैंने कहा तो दोबारा पीएनएल बना लो। इनकम टैक्स वाले पीएनएल बनाने बैठे नहीं, ठीक करने बैठे। समझ में आई बात? तो उसने बोला एक खर्चा आपने इनकम टैक्स का ऐसा लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने कहा चलो फिर क्या लिखा हुआ है? कह रहे मटीरियल है, सैलरी क्या बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है? हाँ। मटीरियल क्या बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है? हाँ। डेप्रिसिएशन? हाँ। एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस? हाँ। इनकम टैक्स एक्सपेंडिचर? नहीं। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, अगर म्युनिसिपल टैक्सेस बिजनेस से रिलेटेड होंगे तो हम माइनस रहने देंगे। अगर वो बोल दे म्युनिसिपल टैक्सेस जो ऊपर लिखे गए हैं, नीचे ऐसे एडजस्टमेंट में लिख देगा रिलेटेड टू हाउस प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी, तो मैं क्या कर दूंगा? उसको ऐड बैक कर प्रॉफिट। भाई तुमने गलत माइनस किया। फिर आते हैं बात, कह रहे अदर एक्सपेंसेस। मैंने कहा ठीक है, बस बाकी नेट प्रॉफिट। मैंने कहा अगर मान लीजिए उसने कोई पर्सनल एक्सपेंस यहाँ पर लिख दिया, हाउस होल्ड एक्सपेंस, क्या होगा? ऐड बैक कर देंगे। पहले मेरी बात और नेचर को समझ पा रहे हैं आप कि हम क्या करेंगे? मैंने कहा जब ऐसे कुछ एक्सपेंडिचर होंगे, जब मैं इसे माइनस कर दूंगा तो उससे होगा क्या? मैंने कहा निकालवाना क्या चाहता है मुझको? तो उसने कहा पहले तो जो नॉन पीजीबीपी इनकम है उसने ये माइनस करवा दी। उसके बाद जो एक्सपेंसेस हैं, मैंने कहा एक्सपेंसेस क्या हैं? कह रहे डेप्रिसिएशन है एज पर बुक्स, कितना? 70,000। इनकम टैक्स, ये प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स आ गया।
क्वेश्चन ने कहीं लिख दिया पीजीबीपी इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन है वो कितना है, जरा ध्यान से देखो कितना है, फटाफट से देखो 50,000। ऐसा क्वेश्चन ने कहीं लिख दिया कि डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट, क्योंकि इनकम टैक्स वालों का डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका अलग है। एज पर इनकम टैक्स एक्ट वो 25,000 है, या कितना आ रहा था 50,000। आपने कितना माइनस किया हुआ है, कितना माइनस किया हुआ है 70,000। कितना एक्स्ट्रा माइनस किया हुआ है 20,000। तो मैं क्या कर सकता था, 20,000 को एड बैक कर सकता, 20,000 को। लेकिन सही तरीका क्या है, आपने अकाउंट्स वालों का डेप्रिसिएशन ऐड कर रखा, माइनस कर रखा है, उसे ऐड बैक कर दो, और जितना इनकम टैक्स वाला उसे माइनस कर दो। क्या मतलब दूसरा यही है? हाँ, लेकिन ट्रीटमेंट क्या सही है, डेप्रिसिएशन ऐड बैक एज पर बुक्स और लेस एज पर इनकम टैक्स। बस इतनी सी बात। क्या आपको पीजीबीपी का जो फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है वो समझ में आया आपको? कि फुल फ्लेज जो क्वेश्चन आता है वो ऐसा होता है जिसमें हमें प्रॉफिट को ठीक करना होता है, और कॉस्टिंग में जिसने रिकॉन्सिलेशन पढ़ रखा है उसके लिए तो चुटकी वाली बात है। लेकिन बस पॉइंट ये है कि कॉस्टिंग में इनकम टैक्स के प्रोविजन नहीं लिखते, तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा खर्चा कब माइनस करना चाहिए। और एक ही खर्चे की कैलकुलेशन आपको मुझे सिखानी है पूरे पीजीबीपी में, और वो कौन सी है फटाफट से बताओ, डेप्रिसिएशन। क्या आपको डेप्रिसिएशन निकालना आता है? पक्की बात है। डब्ल्यूडीवी से आता है, एसएलएम से आता है, बताओ जरा। पक्की बात है, सोच लो, जल्दी निकाल सकते हो? जल्दी निकाल सकते हो क्या, फटाफट से बताओ। 1/4/2025 की बात है, डेप्रिसिएशन निकालना है आपको, ठीक है। एक असेट मैंने पहले दिन ही खरीद ली 50 लाख रुपए की। हमारे यहाँ पीएनएल में जो प्रॉफिट एंड लॉस में मशीनरी पे जो डेप्रिसिएशन लगता है प्लांट एंड मशीनरी पे, वो कितने परसेंट है? 15%। रुक जाना, अभी रुक जाना भाई, रुक जाना। एसएलएमओ या डब्ल्यूडीबीओ से कोई लेने देने, क्योंकि पहले साल का ही आपको एक्सपेंडिचर निकालना है, ठीक है। अच्छा, हाँ, ये पहले साल ही है और इसी में निकालना है आपको। मैंने कहा फिर उसने 1/4/2025 को खरीदी थी, फिर उसने 1/5/2025 को खरीदी 40 लाख रुपए की। किस रेट से? 15% के रेट से। मैंने कहा फिर उसने 1/15/7/2025 को फिर से खरीद ली उसने, सब 15% के रेट वाली है, ठीक है। अब मैं रेट नहीं लिखूंगा, 20 लाख रुपए की। फिर उसने 15 दिसंबर को खरीद ली 2025 को, ₹10 लाख की, और रेट सभी पे 15% है। क्या आप मुझे डेप्रिसिएशन निकाल के बता सकते हैं? जल्दी से निकाल के बता दो। सब प्लांट एंड मशीनरी है। मैंने निकाल दिया बिना कैलकुलेटर के। निकालो आप। आपने निकाला है? हाँ, आप सही निकालोगे ना। मेरे को मंथ में कहाँ से निकालूंगा भाई मैं? 15 दिन है, पॉइंट में लिखना पड़ेगा ना। 15 दिन का मतलब 6.5 मंथ, 5.5 मंथ, ऐसे करना पड़ेगा ना अगर 15 तारीख को खरीदा है तो। बिल्कुल। टोटल बताना, टोटल एक बार में। अब ये मत करना तुम अकाउंट्स का भी डेप्रिसिएशन गलत हो निकाल के बताओ भाई, मंथ से सीधे सीधे निकालना है। शाम थोड़ा इधर हो जाऊँ मैं, देखो इधर स्पेस है तो हो जाता हूँ। इधर स्पेस है, निकल गया। आपने निकाला वो गलत भी हो सकता, गलत ही है। मेरे को मंथ्स की कैलकुलेशन कहाँ से करूँगा भाई? मैंने तो सिर्फ 15% निकाल के छोड़ दिया सबका। सेमी कैलकुलेटर नहीं लाए? दिमाग पे तो लाते हो, दिमाग दिमाग मैं कह रहा हूँ दिमाग पे तो लाते हो, उसके बाद पे कह रही वो तो श्याम ने खराब किया है। अरे तुम्हें डेप्रिसिएशन नहीं निकाल के बता रहा, सर को बुलाऊंगा, अभी मारेंगे पकड़ के तुम्हें। चल आ गया। डेप्रिसिएशन मंथ से तुम्हारे पास कैलकुलेटर है, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ भाई, अजीब तो आएगा ही जब पॉइंट में जा रही है तो। उससे क्या है? टोटल बताओ आप इन सबका टोटल। हाँ डेप्रिसिएशन का। हाँ,
फिर तुम ये भी बताना मुझे, जब मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके बताऊंगा आपको इनकम टैक्स में कैसे निकलता है, कि अकाउंट्स वाला डेप्रिसिएशन बढ़िया था इनकम टैक्स वाला, ठीक है। 15,56,250 15,56,000 250 सब बच्चों को आना चाहिए भाई ऐसा, अगर ये सही है तो। प्राची, अरे सुनो सुनो सुनो, मैं पहले बता दूं, तुम बहुत ज़्यादा मुश्किल काम अगर कर रहे हो तो 50 लाख का 15% करोगे 1 साल के लिए, फिर 40 लाख का 15% करोगे 11 महीने के लिए, फिर आप इसे करेंगे कितने महीने के लिए, मैंने कहा 7 आ गया तो 4 5 6 7 4 5 6 7, हाँ 8.5 या 7.5, 8.5, और उससे 3.5 बस इसमें क्या करना है, निकालो 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 जल्दी। किसका? शाम इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए भाई। चारों आपका आया? अरे कितना आ रहा है ये बताओ ना। क्या लास्ट वाला? अरे 15-12 है ना, जनवरी फरवरी मार्च, और 15 3.5 महीने का निकलेगा। वही कहाँ किया है? 10 लाख का 15%, 3 इंटू डिवाइड बाई 12, कितना आया भाई आपका? आया क्या? है टोटली 4 हैं, कह रहे लास्ट के 2 बाकी है, तो बोले ना 2 ही हुए हैं। बता दो क्या डेप्रिसिएशन कैसे निकाला आपने? देखो देखो श्याम 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 इधर देखो, आप क्या कर रहे हैं, 50 लाख का कितने परसेंट कर रहे हैं? 15%, और कितने साल के लिए फटाफट से बताओ? 1 साल के लिए, पूरे साल के लिए, है ना, मल्टीप्लाइड बाय 1, 15%, ठीक है। अब आओ अगले वाले पे, 40 लाख का कितने परसेंट बताओ जरा फटाफट से? 15%, और कितने महीने? 11 महीने डिवाइड बाय 12 मंथ्स, खत्म बात। उसके बाद अगला होगा 20 लाख मल्टीप्लाइड बाय कितने परसेंट? 15% मल्टीप्लाइड बाय कितने? 8.5 मंथ्स डिवाइड बाय 12 मंथ्स। उसके बाद अगला बताओ 10 लाख का कितने परसेंट? 15% मल्टीप्लाइड बाय कितने मंथ्स? 3.5 मंथ्स। बस ऐसे कैलकुलेट करना था और आपका आंसर आ जाता। और आप सभी का आंसर गलत है, क्योंकि ये मैंने डेप्रिसिएशन निकाल के पहले ही रख दिए थे एज पर इनकम टैक्स एक्ट। आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, किसके हिसाब से? अकाउंट्स के हिसाब। बट हम क्या पढ़ रहे हैं? इनकम टैक्स। बताओ मुझे कैलकुलेटर की जरूरत पड़ी क्या? नहीं, मैंने डेप्रिसिएशन निकाल दिया क्या? हाँ। कैसे? जी नहीं, लास्ट वाला देखो कहाँ गया है 15%। 15% करता था 1.5 लाख नहीं आता। सेकंड वाला तो नहीं किया ना। क्या? तो गलत है ना सर। सेकंड कुछ है ना कि आ रहा है 40 लाख का 15%। अरे रुक तो जाओ, अब मेरी बात सुनो। 7.5 लाख। अब मैं क्या राज उठा दूं? मैंने कैसे निकाला है? इनकम टैक्स में कैसे कह रहे? इनकम टैक्स वाले कहते हैं यार ये डेट 12 तारीख 15 तारीख ये हमें समझ में नहीं आता। पूरे दिन हम यही हिसाब करते रहेंगे। क्या कह रहे? डेप्रिसिएशन 2 तरीके से देंगे हम, या तो आधा या तो पूरा। बताओ जरा कौन सा वाला लेना है? सुनना यार ध्यान से, क्या मेरी बात समझ में आई? सुनना। वो कहते हैं साल में कितने दिन होते हैं? बताओ जरा फटाफट से। 365 का आधा करो, 182.5। रेजिडेंशियल स्टेटस जब हमने करा था तो कितने दिन लिखे थे? फटाफट से बताओ। 182 कितने दिन लिखे थे? तो उन्होंने कहा अगर आप असेट को आधे साल से ज्यादा के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आपको डेप्रिसिएशन दे देंगे हम फुल ईयर का, और अगर आप आधे साल से कम के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हम हाफ डेप्रिसिएशन दे देंगे। मैंने कहा देखो जरा ध्यान से, एग्जैक्ट पे भी हम दे देंगे, आधा या आधे से ज्यादा। सुनो बताओ, ये जो असेट है मेरी 1/4/2025 वाली, ये पूरे साल इस्तेमाल हो गए तो डेप्रिसिएशन दिया मैंने पूरा, सीधा निकाल दिया। 40 लाख का कितने परसेंट? 15%, कितना आया? 6 लाख। फिर मैंने 40 लाख देखा, मैंने कहा क्या ये भी आधे साल से ज्यादा के लिए इस्तेमाल हुआ होगा? हाँ, इस पे भी पूरा दे दिया। क्या ये भी आधे से ज्यादा के लिए इस्तेमाल हुआ है? हाँ, इस पे भी पूरा। क्या ये आधे से ज्यादा के लिए इस्तेमाल हुआ है? कम के लिए। कम के लिए दिसंबर में खरीदा था तो मैंने कहा आधा डेप्रिसिएशन, और ऐसे निकलता है इनकम टैक्स में। अब बताओ इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन अच्छा है या अकाउंट्स का? क्योंकि ना डेज में जाना, ना 15 दिन में ना जाना, ना 11 दिन में जाना, बात ही खत्म सीधी। अकाउंट्स का अच्छा है, इसका अच्छा है।
तुमसे तो अकाउंट्स का भी नहीं निकला। हे रे नालायक। ज्यादा सिंपल है। ओहो, प्रो लेवल दे दूं? 1175 333 का है? पहले बताओ समझ में आया क्या? मैंने कहा एक ही चीज है बस जो आपको, एक ही एक्सपेंस ऐसा है पूरे उसमें जो यहां पर लिखा होगा कि भाई साहब अगर किस्मत खराब रही तो, कि यहां पर लिखा होगा कोई डेप्रिसिएशन ऊपर माइनस कर रखा है और नीचे आपको डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट ऐसे ना लिख के इंफॉर्मेशन देगा कि आप डेप्रिसिएशन निकालिए बस। या फिर डायरेक्टली भी दे सकता है वो कि डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स तो ऊपर लिखा ही हुआ है और एज पर इनकम टैक्स एक्ट हमने नीचे निकाल के देखे थे। मैंने कहा चलो जरा एक बार इस बार जो पेपर आया उसका देखे जरा डेप्रिसिएशन कैसे दिया है। देखो जरा क्वेश्चन में क्या उसने डेप्रिसिएशन माइनस किया है। हाँ, कितने का डेप्रिसिएशन माइनस? ये कौन सा वाला लग रहा है आपको, इनकम टैक्स वाला या अकाउंट्स वाला? अकाउंट्स वाला। अब आइए, कह रहे डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,12,500 वाज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। मैंने कहा क्या इन्फॉर्मेशन थी बताना जरा। कह रहे ओपनिंग WDV यानी कि इन्फॉर्मेशन दी है और आपको डेप्रिसिएशन निकालना है बस। क्या कोई भी एडजस्टमेंट इससे बड़ी दी है क्या? फटाफट से देखो, जैसी इन्फॉर्मेशन इतनी है यानी कि नहीं, इस एक्सपेंडिचर को वो आपसे कैलकुलेट करवाना चाहता है, बाकी सारी एडजस्टमेंट्स आपको देखनी है कि माइनस होगा या नहीं होगा और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अभी तो मैंने चैप्टर भी शुरू नहीं किया लेकिन मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि जो कैलकुलेशन और ट्रिकी पार्ट होगा वो किसमें होगा? डेप्रिसिएशन को निकालने में। तो अगर आप डेप्रिसिएशन निकालना सीख गए एज पर इनकम टैक्स एक्ट तो ऊपर वाले डेप्रिसिएशन को एड बैक कर देंगे और नीचे माइनस कर देंगे कौन सा वाला? इनकम टैक्स एक्ट वाला। क्या मेरी बात समझ? मैंने कहा चलो एक बार ये भी दिखाऊं कि उसने लिखा क्या क्या है। देखो पहला उसने क्या लिखा है, रेंट रेट्स एंड माइनस होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था, हो रखा है, क्या करूं? कुछ भी नहीं। सैलरी टू स्टाफ, इंटरेस्ट पेड होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस होने चाहिए, जनरल एक्सपेंसेस। मैंने कहा जनरल एक्सपेंसेस को थोड़ा सा डाउट है कि कहीं जनरल एक्सपेंस में अपने घर का कोई खर्चा तो जनरल में नहीं डाल दिया, वो मैं एक बार नीचे नोट पढ़ लूंगा, कुछ होगा तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। मैंने कहा अच्छा चलो इधर आता हूँ। फिर कह रहे डिविडेंड मिला है डोमेस्टिक कंपनी से। मैंने कहा भाई साहब IOS में जाएगा, ये तो माइनस होगा। एग्रीकल्चर इनकम लिखी हुई, मैंने कहा भाई क्यों लिखी हुई तुमने, ये तो आएगा ही नहीं, एग्जाम्प्ट होता, हटाओ अपनी इनकम, क्योंकि यहाँ ऐड होके तभी तो प्रॉफिट आया है ये। उसके बाद कह रहे विनिंग फ्रॉम TDS। मैंने कहा भाई IOS में जाते क्या कर रहे हो तुम ये? अब वो कह रहा है सर TDS का नेट करके मैंने 10,500 यहाँ पर लिखा हुआ है तो मैं माइनस कितना करूँ? पहले इसमें जो नेट करके लिखा हुआ है उसे ऐड कर दो। मैंने कहा ना भाई, मेरे बिजनेस में जितना लिखा हुआ है उसको हटाना है मुझे अब विनिंग इनकम कैलकुलेट करके IOS में नहीं लिखनी है मुझे अपने बिजनेस। अब मेरे बिजनेस में जितना ऐड हुआ होगा मैं तो उतना हटाऊंगा। कहने को तो इनकम मेरी क्या होगी? 10,500 प्लस 4,500 यही होगी ना, 15,000 की उसकी लॉटरी लगी होगी। क्या मेरे जिसमें से TDS कट के अमाउंट कितना दिखा रहा है? 10,500। अगर किसी को IOS के निकालने दो तो 15,000 लिखेगा IOS में ले जाके। मैंने कहा मैं मेरे बिजनेस में कितना हटाऊं? मैंने कहा जितना जुड़ा हुआ है उतना हटाऊंगा। नेट लिखा हो तो नेट हटाऊंगा, ग्रॉस लिखा हो तो ग्रॉस हटाऊंगा, सीधी सी बात। कोई दिक्कत बताओ इस वाले पॉइंट में? नहीं। अब आते हैं एडजस्टमेंट। मैंने कहा कोई एक आधा एडजस्टमेंट करके देखिए क्या? कह रहे पहले वाला तो ये है कि ड्यू डेट से पहले अगर आपने पे किया है या नहीं, तो इनकम टैक्स में मैं पहले आपको ड्यू डेट पढ़ाऊंगा। देखो दो तीन तरीके खर्चे होते हैं, मैं समझाता हूं आपको। कह रहे सेक्शन 30 से लेके सेक्शन 38 जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें क्या लिख रहा होगा, देखो जरा ध्यान से, कौन से कि कब कब एक्सपेंसेस को अलाउ करना है। दूसरा वाला जो है सेक्शन 40 वो किसके लिए है? मैंने कहा सीधी बात है, वो एक लिस्ट देंगे और समझाएंगे हमें कि कौन कौन से खर्चे माइनस करना अलाउड होता है और कौन कौन से खर्चा माइनस करना नहीं अलाउड होता, वो हम सीख लेंगे। उसके बाद मैंने कहा फिर वो कहते हैं कुछ खर्चे ऐसे होते हैं वो तभी अलाउ किए जाएंगे जब रिटर्न की डेट से पेमेंट करने से पहले अगर आपने भरे हो तो ये जो पहला वाला खर्चा था जिसका आंसर मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूं, ये वही वाला है कि आपने GST की लायबिलिटी को कब चुकाया। सिमी समझ में आई क्या मेरी बात? तो ये उन्होंने जो पेमेंट की है साल खत्म होने के बाद की है। साल कब खत्म होगा बताओ जरा फटाफट से? जब अगर ये 24-25 का क्वेश्चन है 31 मार्च 2025 और ये अगले दिन को अगले उसमें खर्चा कर रहा है, साल खत्म होने के बाद करे। लेकिन साल खत्म होने के बावजूद भी कई हाल से अलाउ होते हैं अगर वो रिटर्न की ड्यू डेट से पहले कर दिए जाए तो ये जो खर्चा था पहला वाला उसमें फॉल करता है, इसलिए मैं बता नहीं रहा आपको। क्या मेरी बात समझ में आती है? यानी तीसरी कैटेगरी में, दो कैटेगरी, पहला खर्चा अलाउड सेक्शन 30 से लेकर 38 तक क्या बताते हैं? अलाउड। 40 में कौन सा बताते हैं? डिसअलाउड। और अदर्स में क्या बताते हैं? ऐसे खर्चे जो साल खत्म होने के बाद किए जाते हैं लेकिन ड्यू डेट ऑफ रिटर्न से पहले किए जाएंगे तब भी अलाउड होंगे। 3 कैटेगरी में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अभी तक कोई दिक्कत क्या नहीं? मैंने कहा चलो जरा एक बार खर्चा और पढ़वाता हूं। कह रहे सैलरी के अंदर एक ऐसा खर्चा है, सैलरी के अंदर जो हमें सैलरी ठीक लग रही थी, जिसमें हमने 12,000 दिए कमीशन किसको? ब्रदर ऑफ मिस्टर आयुष, जबकि जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है वो कितनी है? यानी कि आपको लग रहा है कि क्योंकि भाई को दिया है उसने तो बिजनेस से ज्यादा खर्चा दिखाया है। कितने का ज्यादा दिखाया है? कुछ ट्रीटमेंट करना चाहिए या नहीं करना है? प्लस करना चाहिए या माइनस करना चाहिए?
प्लस करना चाहिए। उसने ऑलरेडी माइनस कर रखा है, उसने ऑलरेडी माइनस कर रखा है, जिसमें 10,000 माइनस होने चाहिए थे और कितने किए हैं 12,000। तो आपने गलत किया। कितने की गलती की 2,000। ये डेप्रिसिएशन है या खर्चा है? खर्चा है। डेप्रिसिएशन होता तो मैं कहता, मैंने कहा ना भाई तुमने 12,000 माइनस करके उसे एड बैक करो और 10,000 को माइनस करो, मतलब तो यही होता। अब हम 2,000 को 2,000 को एड बैक करें। क्या मेरी बात समझ? अब होगा या नहीं होगा तो हम रिलेटिव की डेफिनेशन पढ़ेंगे, कौन कौन आएगा वो एक अलग बात है, लेकिन सेंस समझ में आया क्वेश्चन का। आगे कह रहे एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस जो है वो कितने के हैं? टुवर्ड्स मेडिकल एक्सपेंडिचर फॉर एम्प्लॉय ड्यू टू फायर एक्सीडेंट इन। कह रहे बिजनेस में आग लग गई थी, एम्प्लॉय को आग लग गई, एम्प्लॉय को जल बल गए, तो उसे ठीक कराने के लिए हमने पैसे दिए। क्या ये पर्सनल एक्सपेंडिचर है या बिजनेस का एक्सपेंडिचर है? बिजनेस का ही है भाई, बिजनेस में आग लगी है तो दिखाने के लिए बोला है। इसका क्या करेंगे? कह रहे एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस में 30,000 ऐसे हैं। मैंने कहा तो रहने दो, सही है, कुछ नहीं करेंगे ना भाई, क्योंकि ये बिजनेस का एक्सपेंड। वो दे क्यों दे रहा है? जुमला दे रहा है आपको कि आप करो कुछ इसका। क्या मेरी बात समझ? अरे भाई मैंने किसी का खर्चा दिया, आग लग गई, तो बिजनेस का एक्सपेंडिचर है ना, बिजनेस में आग लगे, उसके घर जाके पड़ोस में जो आग लगे उसके पैसे थोड़ी दे के आऊंगे उसे, तो बिजनेस का एक्सपेंडिचर है। आगे चले, फिर किसकी एक्सपेंडिचर कह रहे? आ जाओ, कह रहे जनरल एक्सपेंसेस में कितने हैं? 1500। बीइंग पेनल्टी। क्या है ये? कह रहे जीएसटी डिपार्टमेंट ने तुम्हारे पर पेनल्टी ठोकी है। क्या पेनल्टी आपके बिजनेस का पार्ट है? जीएसटी भरना आपके बिजनेस का पार्ट है, लेकिन अगर तुम डिले कर रहे हो, डिले पे क्या लग रही है? पेनल्टी लग रही। तो पेनल्टी नेचर के खर्चे अगर अलाउ करने लगे तो हो गया। एक तो तुम जीएसटी वालों का टैक्स नहीं भर रहे, उस पर पेनल्टी भर रहे हो, और फिर कह रहे मेरे बिजनेस का एक्सपेंडिचर है। कह रहे ये बिजनेस का एक्सपेंडिचर नहीं है, ये आपकी लापरवाही का एक्सपेंडिचर है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? मुझे एड बैक करना पड़ेगा। लॉजिक समझ में आया क्या? ये पूरा पीजीबीपी का फुल फ्लेज क्वेश्चन है, जिसमें आप आज की डेट में भी 50% इसे सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको लॉजिक्स पता हो तो। बाकी जब मैं डिटेल में 1 बाय 1 एक्सपेंडिचर पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ टनाटन आंसर निकाल के आएंगे। तो जो भी बच्चे ऐसा सोचते हैं सीएमए वाले कि हम पीजीबीपी छोड़ के जाएंगे, बताओ उन्हें छोड़ के जाना चाहिए क्या? नहीं। मैंने कोई रूल वूल अभी तक तो कुछ बताया नहीं, तभी आधा क्वेश्चन में सही आंसर जाता जा रहा है, 1-2 एंट्री गलत हो जाएगी ज़्यादा ज़्यादा। ये 7 नंबर का क्वेश्चन है। किस पे बन गई? बस रोक के अब काट के डाल दूंगा। अभी वीडियो बना के डालूंगा ना इस चीज़ के ऊपर, तो खुशी मारेगी मुझे पकड़ के। हाँ, वो कहेगी हमारे पेपर हैं, हमारी तो तुम डाल नहीं रहे, इनके पेपर दिसंबर में, इन्हें समझा रहे पीजीपी करना चाहिए नहीं करना चाहिए। समझे बात को? फिर भी डाल दूंगा मैं। चलो क्वेश्चन समझ में आया आपको पीजीबी का? मैंने कहा आज मेरा पीजीबी के रूल्स पढ़ाने का मन नहीं है, ये पढ़ाने का मन है कि पीजीबी कितना आसान है। क्या सही बात है या गलत बात है? सही बात है। मैंने कहा चलो फिर देखते हैं और किसी पेपर में पीजीबी आया क्या। हाउस ऑफ का क्वेश्चन कहाँ आता था? सर 4 पे सर आ गए सर 4। ये तो उसी पे आ गए भाई हम, नालायक। तो थर्ड का भी होगा, उसी पेपर पे ही आ गए थे भाई हम। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी इस कंपनी के हाथ में। 7 नंबर का क्वेश्चन है। क्या वो पूछ रहे हैं आजकल ऐसा क्वेश्चन फुल फ्लेज कह रहे हैं? हाँ। मैंने कहा ऐसा क्वेश्चन देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है जिसमें सामने वाले ने कुछ गलती कर रखी हो, क्योंकि नेट प्रॉफिट निकाल के उसने गलती की है, उसने कुछ एडजस्टमेंट की, और दूसरों के में कमी निकालना कितना आसान काम है जीवन में, सबसे आसान है। इसलिए मुझे ये चैप्टर बहुत अच्छा लगता है। अगर आपसे पूछा जाए आपके पेरेंट्स की पेरेंटिंग में क्या कमी है, तो आप लाइन लगा सकते हो। हाँ बता सकते हो ना। मेरा बच्चा होता तो मैं तो ऐसे कहता कि बच्चे जो जब तेरा मन हो तब पढ़, लेकिन तू पढ़, लेकिन जब तेरा मन करे तब उठ, जब तेरा मन करे तो तब सो, जहाँ तेरा मन करे तो घूम, लेकिन पढ़ ले। तो फिर पढ़ेगा कहाँ से वो? तो पढ़ेगा क्या? हाँ समझ में आई बात? हाँ, आई कैन नॉट से सर्टेन वर्ड्स बट आई मीन इट। चलो आते हैं। कह रहे भाई साहब ये जो हमने इनकम और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकाला है, देखो जरा तुम्हें इनकम निकाल के बता रहे, देखो हमने सही किया है नहीं किया। कह रहे रेंट रिसीव्ड फ्रॉम, अब रेंट रिसीव्ड है तो बताओ 30% माइनस होगा या नहीं होगा, ये बताओ। ये इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी बोल रही है, ये बताओ जरा। ये इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी है, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। हमारे क्या मतलब, हमारे पीजीबीपी में तुमने कितना ऐड कर रखा है, बस ले जाओ, खत्म बात। और क्वेश्चन ने पीजीबीपी बोला था। प्रेसिडेंट का नाम बताओ।
अरे भाई, मेल वर्जन ऑफ आलिया भट्ट, जनरल नॉलेज। कहता ऐसा ना जैसे कि इसकी मौसी की लड़की है। भाई हमारे देश की माननीय प्रेसिडेंट है, कोई फाइनेंस मिनिस्टर की तरह अनपढ़ थोड़ी ना है वो। अच्छा चलो, अब एक ग्लांस में जैसे हमने इनकम देखी तो छोटू सी एक्सपेंडिचर हमारी एडजस्टमेंट थी। मैंने कहा चलो जरा एक्सपेंस पे चलते हैं। अभी सैलरी दी है एम्प्लॉयज को, मैंने कहा अच्छी बात है बुरी बात है, अच्छी बात। अभी तो हम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन अगर इसमें नीचे जाके एडजस्टमेंट में लिखा है कि सैलरी के अंदर तुमने खराब खर्चा अपना घर वाला इसमें ऐड कर दिया है, तो क्या करेंगे? फटाफट बताओ, ऐड बैक कर देंगे। मेरी बात समझ में आती है? अभी ऊपर से देखने में अच्छा है या बुरा है? अच्छा है। कह रही जनरल एक्सपेंसेस है, हाँ बार बार से देख रहे हैं। ऊपर से डेप्रिसिएशन है, मैंने कहा डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ नहीं बोला जाएगा, तो मैं नीचे नोट लिख दूंगा, दिस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एज पर इनकम टैक्स एक्ट। अगर मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं निकालूंगा कहां से? वेल है भाई, अगर इन्फॉर्मेशन दोगे तो मैं निकालूंगा, या फिर लिख दो डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट, और कुछ नहीं लिखोगे तो मैं मानूंगा यही एज पर इनकम टैक्स एक्ट है, और एज इट इज रहने दूंगा, फिर रहने दूंगा इसको कि डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है। अच्छा, कह रहे इंटरेस्ट हमने पे किया है किसको? तरेश को। और सैलरी किसको पे की है? मैंने कहा भाई इसके ऊपर ना पूरा प्रोविजन है कि आप एक बिजनेस के अंदर किसी पार्टनर को कितनी सैलरी और कितना क्या दे सकते हो, तो वो पढ़ेंगे। अगर लिमिट के अंदर होगा तो रहने देंगे, लिमिट के बाहर होगा तो एड बैक कर देंगे। जैसे मान लीजिए तरेश के लिए लिमिट आई 2.5 लाख, तो कितना एड बैक कर दूं? 50,000। उमेश के लिए लिमिट आई 7 लाख, कितना एड बैक कर दूं? कुछ भी नहीं, यानी कि लिमिट के अंदर। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, मैंने कहा चलो एक बार पढ़ते हैं। कह रहे फॉर्म हैज ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस अमाउंटिंग टू रुपीज एंड अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कितने का है? बोथ रिलेटिंग टू असेस मिड ईयर, यानी पिछले साल का। तो क्या मुझे कोई दिक्कत है? जो भी मेरा नेट प्रॉफिट आया होगा उसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, जो लेट्स एडजस्ट करके लास्ट में आएगा उन दोनों में से ही माइनस कर दूंगा, क्योंकि मेरे बिजनेस का है। इनकम नहीं बची होगी तो क्या कर दूंगा? कैरी फॉरवर्ड। तो इससे मैं अपनी सेट ऑफ की नॉलेज भी झलका दूंगा। क्या मेरी बात समझ में आई? आगे चले हम। कह रहे इंटरेस्ट जो पे किया है तरेश को, उसका रेट क्या है? 16%। द फर्म टुक अ लोन फ्रॉम तरेश, द शेड्यूल बैंक इंडियन चार्जेज एट इंटरेस्ट एट द रेट। मैंने कहा भाई साहब अगर कहीं और से हम लोन ले तो कितने का मिलेगा? और मेरा जो पार्टनर है वो अगर हमसे लोन ले रहा है तो कितने का? इसका मतलब 4% की क्या है? घपलेबाजी है। इसकी एडजस्टमेंट क्या होगी वो नहीं कर रहा मैं, लेकिन क्या बात समझ में आई? अनरीजनेबल क्या है वो समझ में आ रहा है आपको? आगे चले। कह रहे पार्टनरशिप डीड ऑथराइज करती है उमेश को सैलरी एज अ, तो यानी कि वैसे तो वर्किंग पार्टनर एज आप सैलरी नहीं ले सकते क्योंकि आप बिजनेस का काम कर रहे हैं, वर्किंग पार्टनर हैं आप, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड अलाउड करती है तो क्या होगा? मैंने कहा ये तो प्रोविजन पढ़ के पता चलेगा, लेकिन एक डाउट आ गया हमारे मन में कि अच्छा ऐसा भी है। जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। मेरी बात समझ में आती है? हाँ। कह रहे जनरल एक्सपेंस, मैंने कहा मुझे पता ही था। ये जो जनरल और मिसलिनियस होते हैं इसमें बिजनेस वाले बहुत घपला करते हैं। बहुत लोगों की ऑडिट देखी हमने जिसमें मिसलिनियस एक्सपेंडिचर के नाम के उसने दूसरी बीवी के भी खर्चे लिखे हुए थे, जो ऑडिट के दौरान पता चले कि उसके दूसरी बीवी भी है। हाँ हाँ, और वो इसलिए इसमें डाले हुए हैं। गए थे ऑडिट करने, करवा दिया तलाक। हाँ हाँ, नहीं हम क्यों करवाएंगे भाई? हमें तो डिस्क्लोज करना था ना, हमें तो डिस्क्लोज करना था कि भाई अनरीजनेबल एक्सपेंडिचर है। अब अनरीजनेबल एक्सपेंडिचर कहाँ है? तो उसने दिखा रखे थे हमारे यहाँ 8 AC लगे हुए। मैंने कहा देखा भाई दिखाओ जरा, फैक्ट्री में एक भी AC नहीं था। हाँ, फिर उसने अपने ऑफिस में दिखाए दो AC लगे हुए थे। हमने कहा फिर बाकी के 6 AC दिखाओ जरा फटाफट से। तो जो उसने घर के लिए 3 AC खरीदे थे और 3 AC खरीदे थे वो सब एक्सपेंडिचर उसने यहाँ दिखाया। हमारे लिए अनरीजनेबल कौन सा है बताओ? जो दूसरी बीवी वाला है, पहली बीवी वाला है, दोनों बीवी वाला। मेरी बात समझ में आती है? जनरल और मिसलिनियस का जो खर्चा होता है इसमें ऑडिटर की बड़ी ध्यान और पैनी नजर होती है ना? आपके बताइए। तो कह रहे जनरल एक्सपेंसेस में ही गड़बड़ है। क्या है देखो, कितने का खर्चा है? 40,000 का, जो किसको दिया है? सोम को। कह रहे TDS नीडेड टू बी डिडक्टेड बट नॉट। मैंने कहा ये खर्चा किसको दिया जा रहा है बताओ जरा फटाफट से? सोम। सोम आपको नाम से क्या लग रहा है? विदेशी है, देशी है? देशी है भाई सोम। हमें बोलो ना पहले विदेशी, हमें क्या कर रहे हैं? हाँ, अरे यहाँ तो लोग घूम रहे हैं चाइनीज जैसे। देखो 12th क्लास में प्रशांत बच्चा पढ़ता है। हाँ हाँ, तो इंडिया में तो है भाई, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ 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 हाँ, अरे यार हमारे घर में है भाई, अरे हमारे घर में है भाई, दिखाता हूँ देखो। अभी उसको पता नहीं आंख पे कुछ एलर्जी सी हो गई, किसी ने काट वाट लिया उसको। अरे नेपाली लग रहा था भाई वो, देखना। अब इसको कोई कहने लगे मिस्टर सोम को पेमेंट दी है, तो सोम इंडिया का है भाई। लेकिन मैंने आपको क्या कहीं
क्या कहीं किसी जमाने में, किसी जीवन में मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप खर्चा इंडिया के बाहर कर रहे हैं और उसमें आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है तो 100% को डिसअलाउड कर देंगे, और अगर इंडियन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं तो 30% को क्या कर देंगे, डिसअलाउड। तो ये हम मानेंगे अगर इंडियन है तो हम 30-40 हज़ार के खर्चे में दुख नहीं है गवर्नमेंट को। आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, कितने का, 12,000 रुपए का, तो 12,000 को एडबैक कर देंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? और अगर ये मान लीजिए कहीं लिखा होता मिस्टर रॉबर्ट नॉन रेजिडेंट, तो क्या करते फटाफट से, तो 100 मतलब 40,000 को एडबैक करते। याद करो कहीं समझाया था और आज काम आएगा, पीजीबी का पॉइंट था वो, लिखवाऊंगा लेकिन समझा दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहे डेप्रिसिएशन, ओहो देखो उस व्यक्ति के कितने अच्छे कर्म रहे होंगे। कह रहे डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट कितना है, कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, और तुमने माइनस कितना किया है फटाफट से बताना, 42,000, तो यानी कि कितना तुमने माइनस कम किया है, 12,000 भाई। अच्छा ये बताओ जो बिजनेसमैन है वो बेवकूफ है या बेवकूफ नहीं है? बेवकूफ है। तुम्हें 54,000 का खर्चा माइनस करने को मिल सकता था और तुम कितना माइनस किए बैठे हो, 42। तो गलत है ना ये। मुझे बेवकूफ नहीं देखना, मैं ऑडिट करने नहीं आया, मैं पीजीबी का सही इनकम निकालने आया हूँ। तो मैं क्या करूंगा, 42,000 को एडबैक कर दूंगा और 54,000 को माइनस कर दूंगा। 42,000 तुमने अपनी मर्जी से जो माइनस कर रखा है उसे ऐड कर दो और इनकम टैक्स वाला 54,000 माइनस करो। जरूरी नहीं कि इनकम टैक्स वाला हमेशा ही कम निकलेगा, ज्यादा भी निकल सकता है, हमारा ट्रीटमेंट लेकिन सेम रहेगा। मैंने कहा अगर ये बैलेंस वाला करना हो तो मुझे, मैंने कहा 42,000 उसने ऑलरेडी माइनस कर रखे हैं, कितने और करने चाहिए, 12,000, मैंने कहा वो और माइनस कर दूंगा, पर ये मेरी समझ में नहीं आता। सिर्फ डेप्रिसिएशन में 42 ऐड करो, अपना वाला माइनस करो, सबसे बढ़िया। बताओ सिमी, बात समझ में आई या नहीं? इस तरीके के कुछ पीजीबी क्वेश्चन आते हैं और एडजस्टमेंट खत्म। और खुद सोचो आप, अगर आपको एडजस्टमेंट होती है तो क्या 4 मिनट से ज्यादा लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में? आप बताओ जरा। सब जो जैसे एज इट इज लिखा हो वैसे लिखे रहने देना। और प्रेजेंटेशन कैसे करनी है? मैंने कहा ऐसी प्रेजेंटेशन करनी है, ऐसे। तो क्या इसमें कैलकुलेट करना, ये करना, वो करना, कुछ दिक्कत है क्या इसमें? नहीं। मैंने कहा 5 मिनट में क्वेश्चन हो जाता है पीजीबीबी का। बस ये पता होना चाहिए कि कौन से कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने कहा 3 कैटेगरी में बांट दिया मैंने पूरे चैप्टर को। ऐसे खर्चे जो अलाउड है, ऐसे खर्चे जो अलाउड नहीं है, और ऐसे खर्चे जो साल होने के बाद होंगे लेकिन अगर ड्यू डेट से भी पहले हो जाए तब भी अलाउड कर दें। अब जैसे ऑडिटर फीस है, ऑडिटर ने फीस ली, ऑडिटर फीस ड्यूरिंग द ईयर लिखता है या जब साल खत्म हो जाएगा आपके अकाउंट्स आ जाएंगे तब ऑडिट करेगा? जब साल खत्म हो जाएगा आप अकाउंट दिखाओगे उसको तब ऑडिट करेगा। ऑडिटर ही बाद में आएगा तो मैं बीच में कैसे खर्चा कर दूं? जीएसटी की ड्यू डेट बनाई आपने रिटर्न फाइल करने की, भाई तब तक रिटर्न फाइल हो जानी चाहिए। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट बनाई आपको, उसकी फीस मैंने दी, तो जब तक रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है तब तक मानोगे ना इस साल का खर्चा है। मेरी बात समझ में आती है? तो वो कैसे निकलेंगे मैंने कहा वो तो हम डिस्कस करते रहेंगे। आज तो हमारा ये देखने का मन है कि हम करने क्या वाले हैं आगे। चलो ये भी हमने देख लिया, अगले पेपर पे जाते हैं। पहले क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट पेपर। हाँ ऐसा बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ नेक्स्ट पेपर। जून 2024 में क्या हुआ? इस बारे में थोड़ी सी उसने लैंग्वेज वाला क्वेश्चन पूछा है 44 AD का। 44 AD ये स्पेशल तरीके से इनकम निकाली जाने वाली है, स्पेशल प्रेजम्पटिव बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं इसको? प्रेजम्पटिव इनकम। 44 AD 44 AE, इसके लिए अलग से प्रोविजन पड़ेंगे। मैंने टोटल कितनी क्लास मांगी है आपसे? 4 क्लास में पीजीबीपी का आपको ऑलमोस्ट जो भी आ रहा होगा आपके पेपर में उसमें करवा दूंगा। और आपके 7 नंबर कंफर्म है। और इस 7 नंबर में कंफर्म नहीं, टोटल इस 7 नंबर में, इस 7 नंबर को आने से आपका हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो पाएगा, अदरवाइज उसे भी काउंट मत करना। कॉम्बिनेशन है ना। तो जो हम 56 लिए बैठे हैं वो 56 तब होंगे, 7 मिला के 63 हो जाएंगे जब क्या करेंगे हम, जब अदरवाइज अगर पीजीबीपी नहीं करने तो उस 56 में से 49 कर लो आप। मेरी बातें समझ में आई क्या? बहुत बढ़िया। ये देखो, क्या ऐसे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं नहीं लगते? बताओ जरा फटाफट। जिसमें क्या लिखा गया है, ये देखो क्या लिखा गया है इसमें, नेट प्रॉफिट। मैंने कहा भाई नेट प्रॉफिट तुम्हारा गलत होगा। बताओ रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी है या फिर हाउस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है? रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी है, हमें कोई लेने देना है इससे नहीं। क्या करूंगा? माइनस। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या करूंगा? ग्रॉस प्रॉपर्टी का क्या करूंगा? मारो बड़े, किसी ने माइनस बोला तो। एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, इधर रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। दिखने में कैसे लग रहे हैं? तुम्हारी तरह शरीफ, बाद में पता चलेगा। आगे कैसे एक्सपेंसेस? मैंने कहा इस सन्ड्री एक्सपेंसेस में ही तुमने कुछ ना कुछ कर रखा होगा।
नेक्स्ट कैसे एक्सपेंसेस है, मैंने कहा बेवकूफ हो गया, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस खुद लिखा हुआ और बिजनेस में माइनस किया, मैंने कहा कोई तमीज है, क्या कर दो इसमें ऐड कर दो। आगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मैंने कहा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स से क्या होता होगा, हालांकि मैं आपको एक भी प्रोविजन नहीं पढ़ा आज इनकम टैक्स का, लेकिन आप बताओ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखने से क्या होता है, प्रॉफिट कम होता है, प्रॉफिट बढ़ जाता है, कम और ज्यादा तो होता नहीं है, दिखाई कम देता है तो प्रॉफिट कम दिखाई देता है। इनकम टैक्स वाले कह रहे बात सुन करा, कितने का नुकसान हुआ, कितने का नुकसान हुआ, कह रहे नहीं नुकसान नहीं हुआ, हमने अकाउंट्स में पढ़ा हूं प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल फ्यूचर लॉसेस बट डू नॉट प्रोवाइड फॉर इनकम, कह रहे इतना मारूंगा ना, अकाउंट्स में पढ़ा हूं, सारे डेटर्स को लिख दे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कोई फोन नहीं उठा रहा मेरा, इनकम टैक्स वाले बेवकूफ है जो खड़े रहेंगे, कह रहे जब बैड डेट्स होंगे तब बात करना, प्रोविजन पे बात नहीं करना। तो कोई भी अगर तुमने प्रोविजन लिखा हूं तो क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा भैया, नो प्रोविजन इज अलाउड इन इनकम टैक्स। आपके अकाउंट्स वाले कहते होंगे प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, जिससे आपको प्रॉफिट सही दिखाई दे, आप अच्छे बिजनेसमैन बने, वो कह रहे भाई अच्छे बिजनेसमैन नहीं ज्यादा टैक्स देने वाले बनो, ये इनकम टैक्स कहता है। समझ गया हूँ। समझ में आया नहीं जी। कह रहे लॉस ऑन सेल ऑफ कौन सी कार, फटाफट से बताओ, मोटर कार यूज्ड फॉर, मैंने कहा भाई एक बात बताओ यार, गोली मारने का मतलब एडबैक करना है हमारे इनकम टैक्स में, कह रहे खर्चा अलाउड नहीं करने दे। अच्छा इसके लिए मुझे आपको कोई प्रोविजन पढ़ाने की जरूरत है, मैंने कहा पीजीबीपी में 60% एक्सपेंसेस तो ऐसे हैं जिसे बच्चे खुद भी कर सकते हैं, बस मुझे बताना है कि प्रॉफिट आपको ठीक करना है, और प्लस का मतलब क्या होता है और माइनस का मतलब क्या होता है। बताओ क्या मेरी बात समझ में आती है, पक्की बात है, ठीक। अच्छा केस क्या है फटाफट से बताओ, सैलरीज। कह रहे इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है तुमने इंक्लूडिंग लाइफ इंश्योरेंस ऑफ किसका, मैंने कहा लाइफ इंश्योरेंस ये तुम्हारा पर्सनल एक्सपेंडिचर है भाई, अपना इंश्योरेंस कहां से हटा दिया तुमने इसमें, हाँ एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस करवा रहे हो, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस वो बिजनेस का पार्ट होता है, अपना खुद का लाइफ इंश्योरेंस करवा के तुम बोल रहे हो नहीं, तो ये इस किस वाले को एडवाइज कर देंगे 1700। कह रहे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, मैंने कहा अच्छी बात है, बैंक लोन पे इंटरेस्ट दिया है आपने, लेकिन ये लोन किस पर्पस के लिए है, ये नीचे बताओगे तो ठीक है, वरना मैं मान लूंगा कि भाई बिजनेस पर्पस के लिए है। उसके बाद कह रहे प्रोविजन फॉर, मतलब डेप्रिसिएशन नहीं माइनस किया, क्या माइनस किया, प्रोविजन, सोच रहे हैं, मैंने कहा मारो पड़ गया लो, और इनकम को मैंने पहले ठीक कर दिया है। अब आते हैं कुछ खर्चे जिनके बारे में हम पढ़ करें, एडमिसिएबल डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट, मतलब क्या, मतलब क्या, इसका मतलब राम राज चल रहा है। राम राज में क्या होता था, कोई कर नहीं लगता था, कोई टैक्स नहीं लगता था, किसी को कोई परेशानी नहीं थी, राम राज में यही तो होता था अयोध्या में। तो अगर उसने लिख के दे दिया एडमिसिएबल डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट, इसका मतलब राम राज चल रहा है, आपको कुछ निकालना ही नहीं, बस देखो और कमी निकालो, प्लस करो माइनस करो, वरना तो डेप्रिसिएशन निकालने में थोड़ी सी गलती कर सकता है एक व्यक्ति। कह रहे असेसी इज रनिंग हिज बिजनेस इन अ हाफ ऑफ विच इज यूज्ड बाय हिम फॉर ओन रेजिडेंस, जिसमें खुद रहता है, जिसका रेंट जो है 2400 है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एंटायर हाउस इज इंक्लूडेड इन द रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, and the balance of 500 is on account of municipal taxes paid for property given on रेंट। इसका मतलब ये है कि जो तुमने म्यूनसिपल टैक्स पे किए हैं 500 रुपए के पूरे घर के हैं, इसमें से 250 वाला तो तुम्हारे बिजनेस को रिलेट करेगा और बाकी 250 बिजनेस को रिलेट नहीं करेगा। कह रहे ये जो है जिसमें एंटायर हाउस का है, जिसके अंदर रेंट्स एंड रेट्स टैक्सेस हैं, 2400 एंटायर हाउस का है, और आधा हिस्सा तुम किसके लिए इस्तेमाल करते हो, पर्सनल के लिए, ये सब तुमने ऑलरेडी माइनस कर रखा है। तो मैंने कहा 1200 को एडबैक कर दो और म्यूनसिपल टैक्सेस में से 250 को एडबैक कर दो। मेरी बात समझ में आई, ये तुमने ऑलरेडी माइनस कर रखा है। श्याम अगर ऐसा कोई खर्चा होगा तो नीचे लिखा है जो कि ऊपर माइनस नहीं कर रखा, तो जितना माइनस करना चाहिए माइनस कर दो। नीचे लिखे बेड डेट्स हो गए हमारे 25,000 रुपए के, जो ऊपर इंक्लूड नहीं है, तो मैं क्या करूंगा फटाफट से बताओ, लेस करेंगे। नीचे मैंने बेड डेट्स लिखे, बेड डेट्स हो गए तो क्या करें, ऊपर माइनस नहीं किया तो क्या करेंगे, माइनस कर दो। सर एक चीज पूछनी है, एक मिनट ये लो, कह रहे बेड डेट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर कितने हैं, 600। मैंने कहा प्रोविजन को यार ऐड बैक कर लो, ये कोई तमीज नहीं है, तुम प्रोविजन है, हाँ बेड डेट्स हुए ड्यूरिंग द ईयर बताओ, हमें माइनस करने देंगे, लो बोलो। सर बोलो रेंट ऑफ 2400 है, वो एंटायर हाउस के लिए है, जो भी प्रॉपर्टी उसने ली है, जिसके 2 हिस्से हैं, आधे में बिजनेस चलाता है, आधे में खुद रहता है। तो जो खुद रह रहा है उसका खर्चा थोड़ी ना रेंट हम वहां पे लिखे, उसने कहा पूरा लिख रखा है उसने तो रेंट में, मैंने कहा कोई बात नहीं, जो उसके हाउस को लेकर एट्रीब्यूटेबल है, जिसमें खुद रह रहा है, उसको एडबैक कर देंगे। अगर ये सब चीज ऊपर नहीं दिखाई गई होती तो मैं सिर्फ 1200 को माइनस कर रहा होता कि जो तुम्हारे बिजनेस से रिलेटेड उसको माइनस करो बस। अब उसने ऑलरेडी पूरी माइनस कर रखी है, तो मैंने कहा भाई जो गलत माइनस कर रखी है उसे एडबैक करो। बोलो समझ में आया है नहीं, मैंने कोई प्रोविजन बताया क्या अभी नहीं, मैं तो बस ऐसी टेक्निकल चीजें समझा रहा हूँ आपको। आगे लो खत्म हो गया, 3 एडजस्टमेंट में क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन को पूरा करने में एग्जाम में आपको लगेंगे 5 मिनट बाद खत्म। और अगर पीजीबीपी में कोई बच्चा छोड़ के जा रहा है इनकम टैक्स में या टैक्स के पेपर में, सीएमए के इंटरव्यू में, तो मैंने कहा भाई वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। जो
सीए के अंदर टैक्स का पेपर आता है पीजीबीपी में, उसमें पहला क्वेश्चन आता है कंपलसरी क्वेश्चन, उसमें वो सॉल्व करना जरूरी है और उसमें टैक्स भी निकलवाता है वो सीए के अंदर। सीएमए में तो आपसे नहीं पूछ रहा, सिर्फ पीजीबीपी की इनकम पूछ रहे, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि किसके एग्जाम में क्या आ रहा है। बताओ मेरी बात समझ में आई या नहीं? ठीक है, तो मैंने कहा ये भी देखा हमने, क्या हमने ये सॉल्व किए हैं क्या? नहीं, मैंने देखा किन खर्चों पे डिस्कशन करेंगे हम आगे कि इनके क्या प्रोविजंस रहे हैं और किन खर्चों को हम वैसे ही बता सकते हैं। समझ में आया क्या? एक ही चीज सीखनी है और वो क्या है? डेप्रिसिएशन। और उसका मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया कि डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है, कैसे निकलता है आसान तरीके से। कैसे निकलता है? आसान तरीके से। हालांकि इतना भी आसान नहीं होगा जब अलग से देंगे तो, है ना, लेकिन वो भी सीख लेंगे हम। ये तो क्या आ गए बताओ जरा फटाफट से? एमटीपीस। ये पीजीबीपी का क्वेश्चन है। मैंने कहा पीजीबीपी क्वेश्चन देखो एमटीपी में कैसे देते हैं 11 एक्सपेंसेस। मैंने कहा जो मॉक टेस्ट पेपर गिवन होते हैं वो ये गिवन होते हैं कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे, ऐसी ऐसी एंट्रीज होंगी, सारी एंट्रीज होंगे, ये नहीं बोलते हो। बताओ मेरी बात समझ। मैंने कहा तो कोई बात नहीं, जब बड़े एक्सपेंसेस है तो और ज्यादा हमें एक्सपोजर मिल जाएगा कि हमें और क्या करना है, कोई ऐसा खर्चा नहीं होगा जो हम कवर ना कर पाए हो और वो पेपर में आ जाए। इट इज बेटर कि हमारे पास ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन हो। तो मैंने कहा चलो जरा एक बार चेक करें। मैंने कहा ओपनिंग स्टॉक में कोई दिक्कत? परचेज में, सैलरी में, लीगल एक्सपेंस, बेड डेट्स में, बेड डेट्स में, बेड डेट्स में नहीं 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 नहीं, प्रोविजन थोड़ी ना है। रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, डेप्रिसिएशन। मैंने कहा नहीं भाई मुझे डाउट है। अभी नीचे कुछ बोलेगा तो ठीक है, अदरवाइज एड बैक कर देंगे। इनकम टैक्स, मैंने कहा इसमें तो पूरा पूरा डाउट है क्योंकि ये पर्सनल नेचर का है, मेरी इनकम का टैक्स, मेरे बिजनेस का टैक्स नहीं है। आगे आउटस्टैंडिंग कस्टम ड्यूटी, करे कस्टम ड्यूटी जो तुमने पे नहीं की वो माइनस कर दी है तुमने। ऐसा टैक्स, ऐसी ड्यूटी जो तुमने डिपार्टमेंट को पे और वो तुमने माइनस कर रखी है। बताओ जरा। मैंने कहा इसको सीखेंगे, लेकिन पता तो चली गया ना इतनी सी बात पे। आगे कह रहे एडवर्टीजमेंट करवाई है हमने, लीगल एक्सपेंस करवाया है, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स यूआरपीएफ, ये मेरे बिजनेस का एक्सपेंडिचर है या नहीं वो देखेंगे। जनरल एक्सपेंसेस है, ट्रैवलिंग। ओहो, मैंने कहा 2 एक्सपेंडिचर ऐसे जिसमें मेरी नजर पड़ी। कौन कौन से? ट्रैवल कौन कर रहा है और जनरल में क्या क्या जनरलाइज कर दिया तुमने, है ना। मैंने कहा चलो जरा। कह रहे इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेड टू द ब्रदर ऑफ श्री खोटे। अब जिसका नाम ही खोटे है वो काम भी कैसे करेगा? खोटे। इज लोन टेकन फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस इनकम टैक्स। मैंने कहा भाई इनकम टैक्स का जो खर्चा है वही पर्सनल नेचर का है, उसका जो लोन तुमने लिया है वो भी पर्सनल नेचर का है और उसका ब्याज भी पर्सनल नेचर का, सब पर्सनल नेचर का। मैंने कहा जीएसटी की लायबिलिटी पे करने के लिए मैंने लोन लिया, उसका ब्याज है। बताओ मेरे पास पैसे नहीं थे तो क्या बिजनेस का एक्सपेंडिचर है या नहीं है? मेरे पास पैसे नहीं थे, कल को पेनल्टी ना भरनी पड़ जाए तो जीएसटी की पेमेंट करने के लिए मैंने लोन लिया, तो जीएसटी इज बिजनेस एक्सपेंडिचर। लेकिन इनकम टैक्स को पे करने के लिए मैंने लोन लिया, दिस इज नॉट बिजनेस एक्सपेंडिचर, क्योंकि इनकम टैक्स बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है। एम्प्लॉयज की सैलरी देने के मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने लोन लिया, तो फिर एम्प्लॉयज की सैलरी भी दी और फिर लोन पे ब्याज भी दिया। बताओ जरा मेरा बिजनेस एक्सपेंडिचर है या नहीं है? है। हर बिजनेसमैन के पास कैश की शॉर्टेज हो सकती है। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। कह रहे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, कह रहे किसी सालों में 2021 में असेसी ने क्लेम किए थे 45,000 के बेड डेट्स, तो क्लेम किए थे 50,000 के, आउट ऑफ विच ओनली 35,000 वाज अलाउड। का मतलब उस समय बेड डेट्स कितने माइनस करने दिए गए थे? 35,000। 35,000 क्यों माइनस करने दिए गए थे? कि तुम्हें पैसे नहीं मिले। तुम्हें पैसे, मैं कितना माइनस करना चाहता था? 45,000। उन्होंने कितने माइनस करने दिए? 35,000 पे टैक्स लिया होगा या नहीं लिया होगा? 35,000 पे टैक्स नहीं माइनस करने दिया ना आपने, लेकिन कितने पे ले लिया आपने? पहले उसी साल में 10,000 माइनस नहीं करने दिए। अब क्या हुआ? कह रहे उसे कितने पैसे मिले हैं? अब कौन से पैसे को रिकवरी मानूं मैं? बताओ कौन से वाले? मैंने कहा मैं तो वही वाले मानूंगा जिस पर टैक्स लगाया, टैक्स नहीं तो इनकम टैक्स वाले कहेंगे जो हमने अलाउ कर दिए थे ये तो हम वही वाले मानेंगे और इस पर टैक्स दो, या तो प्रोपोर्शनेट कर दो या टैक्स दो। तो जैसा वो अजम्पशन लेंगे वैसे हम अजम्पशन लेंगे। माइनस करने का मतलब उस साल में अलाउ कर दिए थे, अलाउ कर दिए तो टैक्स लिया था या टैक्स नहीं लिया था? नहीं लिया था, माइनस करने दिए थे ना आपको। बेड डेट्स किसी साल के, बेड डेट्स रिकवर भी तो होते हैं, तो जिस साल में रिकवर हो गए उस साल में टैक्स पेपर। मैंने अभी क्या बोला? बेड डेट्स माइनस कर सकते हैं नहीं कर सकते? कर सकते हैं का मतलब टैक्स देंगे उस अमाउंट पे? नहीं देंगे, नहीं देंगे। तो जिस साल में अब मिल रहा है बेड डेट्स रिकॉर्ड उस साल में दे दो टैक्स, फिर क्या दिक्कत है? क्या मेरी बात समझ में आती है? आगे कह रहे कंट्रीब्यूशन जो है विद इन टाइम है। लीगल एक्सपेंसेस के अंदर कितने हैं? पेड टू द प्रिपरेशन ऑफ, ओहो, इनकम टैक्स तुम्हारा पर्सनल खर्चा है, इनकम टैक्स तुम्हारा पर्सनल खर्चा है, उसकी रिटर्न को पे करना, उसकी प्रिपरेशन को पे करना। तो अगर तुम्हारा पर्सनल इनकम टैक्स है जिसमें पीजीबी का कोई लेना देना नहीं है तो फिर आपको नहीं देने देंगे, पर्सनल नेचर का हो जाएगा। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10% का क्या? कौन से स्टॉक की बात कर रहे हैं? मैंने कहा खाली जब स्टॉक लिखा है तो इट मीन्स बोथ ओपनिंग एज वेल एज, कह रहे जो ऊपर लिखा गया है
वो सब 90% पे लिखा गया है, होना 100% पे चाहिए था। इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक अगर 90% पे लिखा गया है, 10% लेस है ना, तो इसे 100% पर लेकर आना। भाई 10% लेस करके दिखा रहा है, 1,33,333 पे दिखाना चाहिए था 100% वैल्यू पर, क्योंकि मैंने इसे किससे डिवाइड कर दिया है, 90% से। इसमें 10% ऐड कर दूं या डिवाइड बाय 90% करूं, एक ही बात है, अलग बातें हैं, अलग बातें हैं। अगर आप 10% ऐड करेंगे तो 99 हो जाएगा। उसने कहा 10% कम पे शो कर रखा है, इसका मतलब 90% पे शो कर रखा है, मुझे इसे 100 पे लाना है। समझ में आई बात प्राची क्या कह रहा हूं मैं? हाँ, और डिटेल में समझाऊंगा, ये सब आएंगे। अभी तो मेरा मन है बस ऐसे ही बता देने का। मैंने कहा अच्छा फिर तो क्लोजिंग स्टॉक भी होगा, कितना है, 2 लाख, कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2,22,222। यानी कि अब मैं कहता हूं मुझे इनमें से एक को एक्सपेंस मानना है, एक को इनकम मानना है, और तब ट्रीटमेंट करना है। बताओ जरा किसको एक्सपेंस मानूं, किसको इनकम? ओपनिंग को क्या मानूंगा, एक्सपेंस, क्योंकि किस साइड लिखा हुआ है, डेबिट साइड, और क्लोजिंग को क्या मानूंगा, इनकम। अब सोचो जरा, खर्चा था कितने का, खर्चा था कितने का, 1,20,000 का। कितने का एक्चुअल में हुआ था, 1,33,300, और तुमने लिखा कितने का, 1,20,000। अब क्या करेंगे, इस एक्स्ट्रा 13,333 का माइनस करेंगे। करने चाहिए थे माइनस 1,33,333 और सिर्फ माइनस किए हैं कितने, 1,20,000। तो कितने और करने चाहिए थे, एक्सपेंसेस ज्यादा थे, तुमने कम माइनस किए, तो जितने कम माइनस किए उतने अब माइनस कर लो। अब आते हैं किस पे, इनकम पे। इनकम होनी चाहिए थी 2,22,222, तुमने कितनी लिखी, 2 लाख। कितने की इनकम है जो तुमने नहीं लिखी, 22,222। अब इनकम को लिख देंगे, मतलब प्लस कर देंगे। ये कोई खर्चा नहीं है जिसे मैं ऐड बैक कर रहा हूं, इनकम जो नहीं लिख पाए तो उसे ऐड कर। बताओ मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? बात बहुत बढ़िया, समझ में आया क्या? इसीलिए ज्यादा जब होते हैं एडजस्टमेंट तो मजा आता है कराने में। आगे चले, ये आज का आखिरी क्वेश्चन में डिस्कस करके फिर कल से तो प्रॉपर शुरू कर देंगे। आज मैंने पूरा आपको ओवरव्यू दे दिया कि आगे जाके सभी एपिसोड्स में क्या क्या पूछा जाएगा। जब कोई एपिसोड शुरू होता है ना, जैसे रोडीज है या कोई भी एपिसोड है, तो जब उसका प्रोमो आता है तो एंड तक क्या होगा दिखा देते हैं, किसकी कितनी लड़ाई होगी, कौन किसको मारेगा, क्या थप्पड़ होगा, क्या होगा, एंड तक। और अब हमारे विनर हैं, ऐसे करके और खत्म करते हैं। जो ओरिजिनल प्रोमो आता है, किसी मूवी का भी जब प्रोमो आता है तो उसमें सब दिखाते हैं ऑलमोस्ट एंड तक, फिर भी मूवी देखने का मजा। तो आज मैंने आपको बताऊं मूवी दिखाई या ट्रेलर दिखाया, ट्रेलर दिखाया, और ट्रेलर में बहुत सारी चीजें बता भी दी। हाँ, पिक्चर सिर्फ डेप्रिसिएशन की बाकी है, बाकी तो सब नॉर्मल है। पिक्चर भी आगे नेगेटिव वर्ड ना। कह रहे गिफ्ट रिसीव्ड इज गिवन बाय सप्लायर फॉर विच टारगेटिंग द सेल। कह रहे सप्लायर ने मुझे गिफ्ट दिया है, बताओ कहाँ ले जाओ, फटाफट से बताओ। सप्लायर ने गिफ्ट दिया, गिफ्ट 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 गिफ्ट, कहाँ ले जाओ? अरे क्यों ले जाऊं भाई, आए इसमें मेरे सप्लायर ने दिया, मेरे अंकल ने नहीं दिया, सप्लायर ने दिया है। सप्लायर बिजनेस से रिलेटेड है, मैं उसका काम करके दे रहा हूँ, मुझे गिफ्ट दे रहा है। दिस इज ऑल पीजीबीपी इनकम, ध्यान रखना। मैं अपने सप्लायर्स को गिफ्ट दे रहा हूँ। मैंने अपने सप्लायर्स की मीट ऑर्गेनाइज करी, जिसमें मैं उनको एक्सपेंस करके जो भी खर्चे हैं, जो कोल्ड ड्रिंक के पीने खाने के खर्चे हैं, वो उसमें लिखे हो। तो ये बिजनेस के खर्चे हैं ना, बिजनेस में होते हैं सब। अब मान लीजिए मैं कोई कह रहा हूँ कोई फंक्शन करवा रहा हूँ, तो अपने पीएनएल में नहीं दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ भाई ये बिजनेस के एक्सपेंडिचर है। अब तुम बोलोगे बिजनेस के एक्सपेंडिचर में मोमोज की पेमेंट क्यों लिखी हुई है? मैंने कहा तेरा दिमाग खराब, बिजनेस में क्या मीटअप्स ऑर्गेनाइज नहीं होती क्या, मीटिंग्स नहीं होती क्या, खर्चे नहीं होते क्या? होते हैं। वो कहते तुम तो पानी का खर्चा दिखा रहे हो बार बार, तुम्हारा पानी का बिजनेस है क्या? मैंने कहा मारो कान पे, बच्चे आएंगे तो पानी नहीं पिएंगे क्या? तुम्हारा पढ़ाने का काम है, तुम्हारा तो बिजली का बिल बहुत जाता है, तो क्या पढ़ाने का काम में सिर्फ पढ़ाता रहूं, पेड़ के नीचे पढ़ाने का कुछ नहीं चाहिए? एक बिजनेस को चलाने को आपको हर तरीके के खर्चे करने पड़ते हैं, जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं करे। एक तो पेनल्टी और एक प्रोविजन, इनकम टैक्स वाले करे, इससे हमें बहुत नफरत है। कौन से? पेनल्टी, पेनल्टी भर रहे हो तुम, और ये बिजनेस का खर्चा बचा रहे हो तुम, नालायक हो। पेनल्टी भरी है तुमने। दूसरा प्रोविजन बना रहे हो बैठ बैठ के। हमने ऐसा सोचा कि वो डेटर्स भाग जाएंगे 80,000 रुपए के, कह रहे जब भाग जाएंगे तब बताना। डेप्रिसिएशन निकालने की लगी कहानी। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, आगे। आउटस्टैंडिंग कस्टम ड्यूटी है जो पे की गई 13/12/2025 को। मैंने कहा ये आउटस्टैंडिंग कस्टम ड्यूटी है जो बाद में पे की गई। अब मैंने कहा अगर मुझे ड्यू डेट पता हो तो मैं बता दूंगा। मान लीजिए ड्यू डेट मैंने कहा 31 जुलाई है, तो 31 जुलाई के बाद पे की गई है। देखो एक तो साल खत्म होने के बाद पे की गई है, तो देख लो साल खत्म हो गया था 31 मार्च 2025 को। मैंने कहा क्या बाद में भी दे सकते हैं? कह रहे हाँ बाद में भी दे सकते हैं। मैंने कहा क्या ड्यू डेट थी? अगर मान लीजिए ड्यू डेट 31 जुलाई थी और उसने पेमेंट कब की है? 31/12 को, अगले साल के 31/12 को, तो क्या होगा? फिर माइनस करने नहीं। वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? जब मैं कस्टम और सबकी आपको ड्यू डेट बता दूँ। मेरी बात समझ में? खर्चा किस चीज़ का है? आगे इसको अलग से बताऊंगा मैं आपको। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस कितने का है? बीइंग कॉस्ट ऑफ द ट्रिप टू बाय एन एम्प्लॉय फॉर। अब बताओ जरा फटाफट से। एम्प्लॉय को भेजा गया सिंगापुर
ट्रिप पे किया जाएगा सर, माइनस भाई किया जाएगा। दिए बिजनेस एक्सपेंडिचर है, बिजनेस एक्सपेंडिचर है। क्या मेरी बात अब मैंने बोला एक्सपेंसेस फॉर एम्प्लॉयज हनीमून फॉर न्यूली मैरिड, अब बताओ जरा फटाफट से, पहली बार जा रहा है, नहीं नहीं नहीं, ट्रिप पे भेजा है हमने, बिजनेस ट्रिप है वो। स्पॉन्सर कर दो तब भी। क्या मेरी हाँ क्यों स्पॉन्सर कर रहे हो भाई, एक तो उसका बेचारे के साथ गलत हुआ। हाँ, अगर आप बिजनेस ट्रिप मैनेजिंग डायरेक्टर हो, कुछ भी हो, क्या कह रहे हैं, क्या बेचारे गाड़ी के साथ नहीं, क्या व्यक्ति के साथ डायरेक्ट भाई, जैसी न्यूज आ रही है ना आजकल, ड्रम में मैंने कोई लड़की जाती नहीं देखी, ना ड्रम में ना फ्रिज में। हाँ, पहले जलते हुए की भी कहानी में भी ट्विस्ट है भाई, अभी वो क्लियर नहीं है देखो उत्पीड़न हो रहा था, है ड्रम वन इज वेरी क्लियर, हाथ किसका पैर किसका एक ही व्यक्ति का है। अब एक व्यक्ति जल के मर गया, पूरी सांत्वना है, लेकिन 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 उस समय उन्होंने जलाया या नहीं जलाया, उससे भी ज्यादा ये है कि घर वालों ने गलती किया होगा, तभी तो कोई जल के मरने की सोचेगा। लेकिन लेकिन मैंने कहा रेशियो कितना है, रेशियो देखो ना सर, रेशियो के हिसाब से चलेंगे। तो रेशियो में लड़कियां ही ज्यादा होती हैं। क्या बात कर रहे हो। हाँ सर, ये बहुत आप अच्छी चेक बात है, कर लो। रेशियो सुनाई दे रहा है। ये सब वैसे ही। हाँ। अरे वो बहुत सही बात। आप सती प्रथा की बात करें। फिर भी लेकिन अरे सुनो तो सही, लेकिन फिर भी कंपटीशन नहीं दे रहे अभी, ये तो मानोगे ना, पिछले कुछ समय में कंपटीशन बढ़ रहा है ना। हर टाइम मैं छोड़ू ना। अब औरतें कहती है तू क्या है डर के आना पड़ेगा। देखो however only 8 days of trip is useful to the बिजनेस and 2 days has been allowed to holiday to। मैंने कहा बात सुनो, हॉलीडे देना है तो अपने घर से दे, इसका प्रोपोर्शनेट कर, 50,000 का खर्चा टोटल रिप्रेजेंट कर रहा है 10 दिन को, बताओ 2 दिन का कितना बनेगा, तो जितना भी बनेगा वो पर्सनल नेचर का एड बैक कर देंगे, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी या तो 8 दिन का निकाल लो तो पता चल जाएगा बिजनेस से रिलेटेड कितना है। क्या मेरी बात समझ। अब मैं आपको दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा फिर। मैंने कहा एक बात बताओ, ऐसे थोड़ी होगा कि रात को 7 बजे बिजनेस ट्रिप खत्म हो गई, ओए भाग 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 निकल वहां से, तो ये प्रोविजन डिस्कस करेंगे तब बताऊंगा। क्या मेरी बात समझ में आई, ठीक है। हाँ, रेंट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन एक्सटेंशन ऑफ शेड ऑन रेंटेड बिल्डिंग, हाउएवर सच एक्सटेंशन वाज कंप्लीट ऑन 1/5 विद द टोटल कॉस्ट ऑफ। मैंने कहा इस पे उसने जो रेंट रख रखा है उसमें एक्सपेंडिचर डेप्रिसिएशन आना चाहिए कहीं ना कहीं, तो डेप्रिसिएशन देंगे हम। जनरल एक्सपेंसेस के अंदर क्या इंक्लूड है, मैंने कहा यही तो मेन मुद्दा था, यही तो कहानी थी। कह रहे सैलरी है 1200 रुपए की, किसको पे की है। हाँ सही है नहीं आएगा ना, कह रहे सही है, कह रहा सही है, घर के नौकर को तुमने सैलरी दी है, अच्छी बात है, देना चाहिए, हम बुराई कहाँ, बिजनेस में क्यों लिख रहे हो भाई। सही है मतलब आप सही है सर, बाकी बच्चे सब सही है, आप घर कंपनसेशन ऑफ 2000 पेड टू रिट्रेंचमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय। कह रहे एक एम्प्लॉय यहाँ से जा रहा था, उसको कंपनसेशन दी गई, तो बिजनेस का है, कंपनसेशन दे दी और खत्म हो गया। बताओ जरा बात समझ में आई या नहीं आई। अब इधर आ जाओ, कह रहे गिफ्ट रिसीव्ड हुई है, क्या हुआ है गिफ्ट, कह रहे गिफ्ट रिसीव्ड, उसने बताया था ना गिफ्ट रिसीव्ड के बारे में कोई पॉइंट था। हाँ तो कुछ नहीं करेंगे, इसका एज इट इज छोड़ देंगे, बढ़िया है। कह रहे प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ, मैंने कहा हमारा कैलकुलेटेड टैक्सेबल इनकम फॉर द बिजनेस फॉर असेसमेंट ईयर। अब उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस होगा तो नोट डाल के बोलेंगे कि भाई इंपोर्ट लाइसेंस तुमने बेचा है, अदरवाइज कैपिटल गेन मिले जाएंगे, अजम्पशन के ऊपर इसका आंसर करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक का कुछ करना नहीं, सेल्स का कुछ करना नहीं, सारे का एक्सपेंसेस मैंने डिस्कस कर लिए। ये एक सबसे बड़ा फुल फ्लेज एक्सपेंस वो था। मैं आपको 2 दिन पढ़ाऊंगा प्रोविजन लगाने पर, साथ साथ क्वेश्चन कराता रहूंगा। मुझे क्या मेरी बात समझ में आती है। और बताओ पीजीबी में समय देना सही है या गलत है। बहुत सही है, इसी से 14 मार्क्स, वरना हाउस बड़ी छूट जाए। क्या मेरी बात समझ में। तो इस कहानी को मैं आज यहीं समाप्त करता हूँ। बढ़िया तरीके से कल आपके टेस्ट हो जाने के बाद इस चैप्टर को शुरू करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है। ठीक है, हाँ बंद कर दिए।